मॉर्निंग स्टूडेंट, आई वेलकम यू वंस अगेन। और आज की क्लास में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस का, जो है द कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। सो बीए सेमेस्टर 1 में एंड बीए एलएलबी एंड यूजीसी नेट, इन सभी में जो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी है आपका पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका कॉन्स्टिट्यूट करता है पॉलिटिकल थ्योरी का टॉपिक। सो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट ऑफ सवरानिटी है, ये एक टॉपिक, मेजर टॉपिक है पॉलिटिकल थ्योरी का, राइट। तो आज हम इसकी मल्टीपल डायमेंशंस को समझने की कोशिश करेंगे, जैसे कि सवरानिटी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट, इसके बाद से लीगल एंड पॉलिटिकल सवरानिटी क्या है, इसके बाद में वेरियस एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है सवरानिटी का, इसकी थ्योरीज क्या है सवरेनिटी का, जैसे कि मोनेस्टिक थ्योरी क्या है, प्लूरलिस्टिक थ्योरी क्या है, और इसके बाद से हम इन थ्योरीज का क्रिटिकल इवैल्यूएशन भी करेंगे, राइट। तो हम इसे मैं फिर से इस चीज़ पे फोकस करूंगी कि ये सारे क्वेश्चंस मैं जो इसकी मल्टीपल डायमेंशंस हैं वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में प्रोवाइड करूं, जिससे कि आपको अपने सेमेस्टर्स में आंसर लिखने में आसानी रहे। दो कि मेन फोकस रहेगा कॉन्सेप्ट को समझने में, बट स्टिल यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट दैट कि कैसे हमें आंसर राइटिंग भी करनी है, राइट। तो शुरू करते हैं। आपका मैं सिलेबस दिखा दूं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो ये है सबरेनिटी, कॉन्सेप्ट, एट्रीब्यूट्स, डिफरेंट थ्योरीज, जिसमें मोनेस्टिक थ्योरी, प्लूरलिस्टिक थ्योरी, ये हमें कवर करना है, राइट। तो शुरू करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। जो कॉन्सेप्ट ऑफ सवरेनिटी है, हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से शुरू करेंगे। सो इंट्रोडक्शन में आप बेसिक लिख सकते हैं, जैसे कि सवरेनिटी इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ अ स्टेट। आपको पता है कि देयर आर फोर मेजर एलिमेंट ऑफ द स्टेट, जिसमें से सवरेनिटी वन ऑफ द मेजर एलिमेंट ऑफ द स्टेट है। आप यहाँ से शुरू करेंगे। इसके बाद से जो एलिमेंट मेक द स्टेट सुप्रीम ऑल ओवर इंडिविजुअल, जो सवरेनिटी है ये ऐसा एलिमेंट है स्टेट का जो स्टेट को सभी इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल से सुप्रीम बनाता है। तो सवरेनिटी जो है वो कहाँ से लिया गया है, लैटिन वर्ड सुपेरेनस से, और इसका मीनिंग होता है सुप्रीम। मतलब सवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, जैसे कहते हैं कि स्टेट एक सवरिन है, तो स्टेट सवरिन क्यों है, क्योंकि स्टेट सुप्रीम है। सुप्रीम इन द सेंस टू इशू द कमांड, टू मेक द रूल्स एंड रेगुलेशन, टू मेक द लॉज, इस मैनर में सुप्रीम है। तो सवरेनिटी का बेसिक मीनिंग होता है आपका सुप्रीम। और किस उसमें सुप्रीम, सुप्रीम का मतलब यहाँ क्या है, सुप्रीम का मतलब है कि सुप्रीम पावर होना। किस टाइप की पावर होना, लॉ को बनाना, कमांड को इशू करना, पनिशमेंट देने का, मतलब एक तरीके से सारे इंडिविजुअल उस सुप्रीम पर्सन या सुप्रीम बॉडी या इंस्टीट्यूशन उसको ओबे करेंगे। गेटिंग इट, नो बडी कैन डिनाई टू ओबे दैट अथॉरिटी जो सुप्रीम है, राइट। तो ये बेसिक एक इंट्रोडक्शन हो गया आपका। इसे और थोड़ा डिटेल में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यस। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सवरेनिटी को हम पहले हमने देख लिया, बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे कि जो स्टेट है उसका एक वन ऑफ द मेजर एलिमेंट है। स्टेट के फोर मेजर एलिमेंट होते हैं, सवरेनिटी उनमें से एक है। और सवरेनिटी का एक लैटिन वर्ड से लिया गया है सुपेरेनस, जिसका मतलब होता है सुप्रीम। सुप्रीम जो आपका सुपरनेस है, आपका मीनिंग सुप्रीम या पैरामाउंट, राइट। तो मीनिंग होती है कि सबरेनिटी इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। सबरेनिटी क्या, इज द सुप्रीम पावर ऑफ द स्टेट। द आइडिया ऑफ जो सबरेनिटी है आपका, कि ये क्या होता है कि एक पॉलिटिकल अथॉरिटी होगी कम्युनिटी में, जिसके पास अनडिस्प्यूटेड लीगल राइट्स होगा टू डिटरमाइन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स रेगुलेशन इन अ गिवन टेरिटरी ऑफ गवर्न, जो जिस टेरिटरी में वो कुछ पॉलिटिकल कम्युनिटी को गवर्न करते हैं। तो बेसिक मीनिंग समझ आई कि सवरेनिटी क्या है और ये कहाँ से लिया गया है ये टर्म। सवरेनिटी का बेसिक मतलब है सुप्रीम पावर होना। सुप्रीम पावर का मतलब है कि अनडिस्प्यूटेड लीगल राइट टू डिटरमाइन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन इन अ गिवन टेरिटरी टू गवर्न द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी।
सिंपल सी मीनिंग ये है। नेक्स्ट चलते हैं कि जो आपका सवरेनिटी टर्म है, पहली बार इस टर्म को टेक्निकली यूज किया था जे बॉर्डन ने 1576 एडी में अपनी बुक द रिपब्लिक में। ये एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो गई। तो इस तरीके की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी आपको अपने आंसर्स में डालना है ताकि आपका आंसर्स और अच्छा रहे। तो सवरेनिटी एज अ टेक्निकल टर्म पहली बार बॉर्डन ने यूज किया था 1576 एडी में अपनी बुक द रिपब्लिक में। आगे चलते हैं कि ये सवरेनिटी का कॉन्सेप्ट इस टाइम पे जो 16th सेंचुरी थी, जो जे बॉर्डन के टाइम पे, ये क्यों इमरजेंस में आया। थोड़ा सा बेसिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट समझते हैं, राइट। तो सी, जब 60, आपको पता है कि मेडवल पीरियड में क्या था, डिवाइन ओरिजन माना जाता था कि जो राजा है, जो किंगडम्स में राजा होते थे, किंग होते थे, उनको जो पावर्स मिली है वो कहाँ से मिली है, गॉड से मिली है, डिवाइन ओरिजन। तो आप देखेंगे कि मेडवल टाइम पे जो पॉलिटिक्स एंड रिलीजन मिक्स्ड थे, राइट। अब जब 16th सेंचुरी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मेडवल पीरियड या बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड, आप देखेंगे कि जो चर्च है इन यूरोप में, उसका कंट्रोल या उसकी पावर थोड़ी कम होने लग गई थी, और जो स्टेट, जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थे जैसे मोनार्क, उनकी पावर थोड़ी इंक्रीज होने लग गई थी, राइट। तो यहाँ पर देखेंगे कि एक क्लैश आ गया था, डिस्प्यूट्स होने लगा था चर्च, जो रिलीजियस अथॉरिटी थे, एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी के बीच में। गेटिंग इट। तो आपका यहाँ से आता है 16th सेंचुरी में, आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है वो अपने आप को अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल लेना शुरू किया, सेपरेशन होना शुरू हुआ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में, जैसे इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड या एंड ऑफ द मेडवल इरा। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट उभर कर आता है सवरेन, ये सवरेनिटी का कॉन्सेप्ट, सुप्रीम पावर। कि सुप्रीम पावर आखिरकार है किसमें, जो रिलीजियस अथॉरिटी है उसमें या पॉलिटिकल अथॉरिटी में। तो धीरे धीरे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे, पॉलिटिकल स्कॉलर्स थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट देना शुरू किया कि ये जो अनडिस्प्यूटेड लीगल राइट्स टू डिटरमाइन द फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, ये किस में है, पॉलिटिकल अथॉरिटी में है, सुप्रीम पावर में। तो यहाँ से फिर जे बॉर्डन ने सवरेनिटी का टर्म दिया अपनी बुक में, और शुरुआत होती है आपका सेकुलर ट्रेडिशंस की। सेकुलर ट्रेडिशन क्या था, जहाँ पर पॉलिटिक्स एंड रिलीजन सेपरेट होते हैं, राइट, दोनों में डिस्टिंक्शन क्रिएट किया जाता है। तो आपको समझ में आया कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये सवरेनिटी का कॉन्सेप्ट इमर्ज होता है, राइट। तो ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं कि डेफिनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सवरेनिटी। तो बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। तो कोई एक सवरेनिटी का कोई एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है कि आपने बोला एक कोई डेफिनेशन लिख दी और वो डेफिनेशन हो गई। बहुत सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स हैं जिन्होंने सवरेनिटी को अपने अपने तरीके से डिफाइन किया है। तो कुछ मेजर और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हम लेते हैं जो आप अपने आंसर्स पे कोट करेंगे। गेटिंग इट। जैसे कि जे डब्ल्यू गार्नर की डेफिनेशन। तो जे डब्ल्यू गार्नर की डेफिनेशन में आप देखेंगे कि सवरेनिटी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ स्टेट इन वर्च्यू of which it cannot be legally bound एक्सेप्ट बाय इट्स ओन विल। मतलब जे डब्ल्यू गार्नर कहते हैं कि जो सवरेनिटी है वो स्टेट की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है, ऐसी वर्च्यू है जिसको लीगली बाउंड नहीं किया जाता है एक्सेप्ट बाय इट्स ओन विल। फिर जेन बॉर्डन का देखते हैं कि सवरेनिटी इज द ऑब्सोल्यूट एंड परपेचुअल पावर ऑफ कमांडिंग इन द स्टेट, राइट। बहुत ही फेमस डेफिनेशन है इनकी। द सुप्रीम पावर ओवर सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट अनरिस्ट्रेन्ड बाय लॉज, ये जे बॉर्डन की बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन है। फिर इसके बाद से आप देखेंगे कि ह्यूगो ग्रोटियस की डेफिनेशन है, सवरेनिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल। फिर हेरोल्ड जे लास्की की एक डेफिनेशन है कि द मॉडर्न स्टेट इज अ टेरिटोरियल सोसाइटी, राइट, डिवाइडेड इनटू गवर्नमेंट एंड सब्जेक्ट्स claiming with its allotted physical area supremacy over all other institutions। एक इम्पॉर्टेंट मुझे डब्ल्यू एफ वेलोबी की जो डेफिनेशन है सवरेनिटी की, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
कि सवरेनिटी इज द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। फिर रोल्टाओ की डेफिनेशन की सवरेनिटी इज द एक्सरसाइज ऑफ फाइनल लीगल कोहर्सिव पावर ऑफ द स्टेट। तो इसमें से जो छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं आप उनको तो एटलीस्ट कोट कर ही सकते हो ना, जैसे कि आरजी सोल्टाओ की डेफिनेशन की एक्सरसाइज ऑफ फाइनल लीगल कोहर्सिव पावर, इतना ही तो आपको याद करके जाना है। फिर विलोबी की डेफिनेशन कोट कर सकते हो कि सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। इसके बाद से लास्की का कर सकते हैं आप। इसके बाद आप जे बॉर्डिन की डेफिनेशन तो करनी ही करनी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कॉलर है आपके सवरेनिटी के कॉन्सेप्ट में। गार्नर की डेफिनेशन। तो ये 3-4 डेफिनेशन अगर अपने आंसर में आप कोट कर देंगे ना, सो ट्रस्ट में आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो होप्स हो कि डेफिनेशंस के थ्रू आपको आइडिया लगा होगा कि सवरेनिटी क्या है। सवरेनिटी क्या है? सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट या फाइनल लीगल कोहर्सिव पावर होती है स्टेट की, राइट मतलब इस अनरिस्ट्रेन्ड पावर होती है स्टेट की, जिसमें और कोई नहीं लगा सकता। सुप्रीम पावर होती है स्टेट की ओवर द सिटीजन्स एंड सब्जेक्ट। दिस इज द कंक्लूजन मीनिंग। तो अगर इन सारी मीनिंग्स को सम अप करके एक आपको 2 लाइन में बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे कि टू बी ए सवरिन वन मस्ट हैव ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी। सवरिन होने की पहली कंडीशन क्या है कि ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी होना, तभी आप कहेंगे कि ये सवरिन है, राइट। तो सवरेनिटी बेसिकली मीन्स इज द ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी अपॉन सोसाइटी एंड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी मस्ट ओबे हिज कमांड। मतलब जो ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी होगा उसके कमांड को ओबे करना ही होगा, नो अदर चॉइस। At the same time, sovereign must also ensure that there is no final and absolute authority upon him। तो इन सारी डेफिनेशन से हमें क्या पता चलता है कि सवरिन क्या है? अब्सोल्यूट अथॉरिटी है जिसको मस्ट ओबे हिज कमांड होना चाहिए, उसके ऊपर कोई फाइनल अथॉरिटी या अब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होना चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। तो ये हमने क्या कर लिया? सम अप किया। जो ऊपर डेफिनेशंस दी हैं उनके आधार पर हम बता सकते हैं कि सवरेनिटी क्या है। तो आपको डेफिनेशंस या सवरेनिटी की मीनिंग, इज देयर एनी डाउट गाइस? अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, राइट मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उसको और अच्छे से। तो ये हो गया बेसिक मीनिंग। अब है टू डायमेंशन ऑफ द sovereignty. What are these two dimensions? First is the internal dimension of the sovereignty या internal sovereignty. Second is the external dimension of the sovereignty या external sovereignty आप इसे कह सकते हैं। So internal sovereignty का मतलब है कि given territory में विद इन दैट स्टेट, विद इन दैट कंट्री जो सुप्रीम पावर होती है वो इंटरनल डायमेंशन हो गई। और जो एक्सटर्नल डायमेंशन है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल लेवल पर आ गई कि जो इंटरनेशनल लेवल पर हम सवरेन स्टेट हैं, कोई अदर कंट्री हम पर फोर्स नहीं कर सकती है कुछ भी रूल्स एक्सेप्ट करने या कमांड एक्सेप्ट करने का। तो पहले इंटरनल को डिटेल में समझते हैं। तो इंटरनल डायमेंशन ऑफ सवरेनिटी क्या है? सवरीन अथॉरिटी एक्सरसाइज सुप्रीम कमांड विद इन गिवन टेरिटरी, राइट। जैसे मान लीजिए इंडिया है तो इंडियन टेरिटरी है हमारी, उसके अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो सुप्रीम अथॉरिटी है उसके पास, राइट। इसके बाद दैट इज द कंसीडर टू बी सवरिन एंड दिस सुप्रीम अथॉरिटी विद इन इट्स बॉर्डर। चाइना की अपनी सवरिन इंटरनल सवरिन सवरेनिटी है, पाकिस्तान की अपनी इंटरनल सवरेनिटी है, इंडिया की अपनी इंटरनल सवरेनिटी है। तभी बोला जाता है कि नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल मैटर। पंचशील जब आपने पढ़ा होगा, जिसमें से हम एक से एक प्रिंसिपल ये भी है कि नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर। अगर आप इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस करेंगे तो वो क्या होता है? वायलेशन ऑफ सवरेनिटी होता है, right? So this implies no higher authority exists internally, right? Absolute authority over the individuals and institution of that region या territory। तो ये हो गया आपका इंटरनल। समझते हैं एक्सटर्नल डायमेंशन क्या है। सो सवरेन इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटीरियर या एक्सटर्नल प्रेशर्स या फोर्सेस, राइट। इट अपहोल्ड्स इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट
फ्रॉम द कंट्रोल या इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर स्टेट इन द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। आपको अगर नेम याद होगा, नॉन अलाइनमेंट मोमेंट, तो इसमें क्या किया गया था, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज थी जैसे कि इंडिया एंड अदर एशियन अफ्रीकन कंट्रीज, इन्होंने चूज किया था कि ये पावर पॉलिटिक्स से, जो दो सुपीरियर पावर थी यूएसए एंड यूएसएसआर, इससे दूर रहेंगे, ताकि वो अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है, अपने इंटरनेशनल रिलेशन है, उसको इंडिपेंडेंटली परस्यू कर पाए। तो एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ सॉवरेनिटी को ही प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने नैम जैसा कॉन्सेप्ट लाया था। गेटिंग इट? तो इसका आप चाहें तो एग्जाम्पल देकर भी इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा अगर ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। तो होप्स हो कि आपको और एक एग्जाम्पल दूं, तो जैसे कि आपने नॉन पॉलीफेरेशन ट्रिटी या पेरिस क्लाइमेट डील जो क्लाइमेट चेंज के लिए हुई है, पेरिस एग्रीमेंट, तो आप इन सब ट्रिटी में पार्टिसिपेट करने के लिए आप फोर्स नहीं कर सकते हैं किसी कंट्री को कि आपको करना ही करना है, क्योंकि ये एक्सटर्नल सॉवरेनिटी में हम सुप्रीम है ना, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी कंट्री को, राइट? तो होप्स हो कि आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ सॉवरेनिटी समझ में आई होगी। इंटरनल क्या है, विद इन द बॉर्डर एंड टेरिटरी, और ये हो गई आपका इंटरनेशनल रिलेशन पे। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेनिटी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉवरेनिटी में आपका ये यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के नाम से मेंशन है, राइट? तो आप इसे कैरेक्टरिस्टिक समझ लें या एट्रीब्यूट समझ लें, दोनों एक ही है। तो एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉवरेनिटी आप देखेंगे कि जो एक गार्नर हैं, जो पॉलिटिकल स्कॉलर, उनके अकॉर्डिंग देयर आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉवरेनिटी। व्हाट आर दीज एट्रीब्यूट्स? ये सब जब भी आपका क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आता है कि राइट द एट्रीब्यूट्स ऑफ द सॉवरेनिटी, इसका मतलब है कि कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखना है। सो कंफ्यूज मत होना, एट्रीब्यूट्स आ जाए या कैरेक्टरिस्टिक आ जाए, दोनों का एक ही मतलब है। तो ये कुछ 9 कैरेक्टरिस्टिक हैं या एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि परमानेंस, एक्सक्लूसिवनेस, ऑल कॉम्प्रिहेंसिवनेस, इनएलिएनेबिलिटी, यूनिटी और इम्प्रेसिक्रिप्टिबिलिटी, इंडिविजिबिलिटी, ऑब्सोल्यूटनेस या ओरिजिनलिटी। ये सारे क्या हैं आपके, और एट्रीब्यूट्स हैं या कैरेक्टरिस्टिक हैं। वन बाय वन हम इन्हें समझते हैं कि इनका मीनिंग क्या है, राइट? यस, हाँ। सो ये क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं आपके या कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो कुछ 8-9 हैं, आप इन्हें 8-9 को ऐसे वर्ड वाइज रट लो कि हाँ इतनी कैरेक्टरिस्टिक है, फिर इनके कॉन्सेप्ट को समझ लो और एग्जाम में जाके ऐसे पॉइंट वाइज लिखाइएगा आप लोग। बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है समझना, आप कॉन्सेप्ट को समझिए, राइट? सो ऑब्सोल्यूटनेस का मतलब होता है कि ऑब्सोल्यूट, सुप्रीम एंड ऑब्सोल्यूट, बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एरिया में। ऑब्सोल्यूट का मतलब है अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई लीगल लिमिटेशन नहीं है उस सुप्रीम पावर में या सुप्रीम अथॉरिटी पे। तो ये होता है ऑब्सोल्यूटनेस। नेक्स्ट है परमानेंस। परमानेंस का मतलब है कि जब तक वो स्टेट रहेगा, इसकी इंडिपेंडेंस रहेगी, तब तक सॉवरेनिटी रहेगी, राइट? ये डिस्ट्रॉय नहीं की जा सकती, डिसॉल्व नहीं हो सकती है, राइट? हाँ, कई बार है कि अब गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, तो जैसे शिफ्ट होगा गवर्नमेंट में, फॉर एग्जांपल इंडिया में ये, तो आज एनडीए लेड गवर्नमेंट है, कल को दूसरी गवर्नमेंट आएगी, तो गवर्नमेंट शिफ्ट होती रहती है, तो एक जब नई गवर्नमेंट आ जाती है तो वो सवरेन अथॉरिटी नई गवर्नमेंट में चली जाएगी, बट स्टेट की जो सवरेन अथॉरिटी है वो हमेशा रहेगी। वो शिफ्ट हो सकती है, बट वो हमेशा रहेगी जब तक स्टेट सवरेन रहेगा, स्टेट इंडिपेंडेंस रहेगा। तो इंडिया एज अ कंट्री जब तक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तब तक इसकी सवरेनिटी मेंटेन रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, जब इंडिया ब्रिटिश कॉलोनी था, तब इसकी क्या सवरेनिटी थी? नहीं थी, क्योंकि इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, कॉलोनी थी इंडिया। तो जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट है, तब तक इसकी सवरेनिटी मेंटेन रहेगी, ये इसका मतलब है। नेक्स्ट है इंडिविजिबिलिटी। तो हमने समझा परमानेंस क्या है, ऑब्सोल्यूटनेस क्या है। इंडिविजिबिलिटी का मतलब है कि सवरेनिटी को डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो सवरेनिटी इज वेस्टेड इन अ सिंगल बॉडी,
द डिवीजन ऑफ सॉवरेनिटी मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉवरेनिटी। अगर आप सॉवरेनिटी का डिवीजन करते हो इसका मतलब है डिस्ट्रक्शन ऑफ द सॉवरेनिटी। इसमें हालांकि जो प्लूरलिस्ट हैं, जब हम थ्योरीज पढ़ेंगे मोनिस्टिक थ्योरी एंड प्लूरलिस्टिक थ्योरी, प्लूरल जो प्लूरलिस्टिक है उनका अलग नोशन है सॉवरेनिटी को लेकर। वो कहते हैं कि नहीं, ये डिवाइडेड हो सकती है। तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट क्या है? इंडिविजिबिलिटी। बट जो प्लूरलिस्ट हैं वो एक डिफरेंट व्यू रखते हैं। तो ये जब हम थ्योरी करेंगे तब हम इसको डिटेल में समझेंगे। यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी का क्या मतलब है कि जो सॉवरेनिटी है एक्सटेंड टू ऑल इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स एंड एरियाज एंड थिंग्स विद इन इट्स टेरिटरी। ऐसा नहीं है कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप में लागू हो रही है, कुछ पर्टिकुलर ग्रुप में नहीं लागू हो रही है, यूनिवर्सल है ये, राइट। तो हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके। एक्सेप्शंस क्या है? जैसे कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन अलाउड टू एम्बेसीज। जैसे हमारे यहाँ पे जो एम्बेसडर्स हैं, यूएन ऑफिशियल्स हैं या फॉरेन हेड ऑफ द स्टेट हैं, उनको कुछ एक्सेप्शंस मिलते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शंस के तहत में। तो यूनिवर्सलिटी होता है सॉवरेनिटी का, बट कुछ एक्सेप्शंस होते हैं और वो हमने एक्सेप्शंस बता दिए यहाँ पर, राइट। इनएलिनेबिलिटी। इनएलिनेबिलिटी का मतलब है सॉवरेनिटी कैन नो मोर बी एलिनेटेड फ्रॉम द स्टेट। इसको स्टेट से सेपरेट या खत्म नहीं किया जा सकता, राइट। दिस इज द मीनिंग। सो सॉवरेनिटी कैन नो मोर बी एलिनेटेड देन अ ट्री कैन एलिनेट इट्स राइट टू स्प्राउट। मैन कैन ट्रांसफर हिज लाइफ पर्सनालिटी विदाउट सेल्फ डिस्ट्रक्शंस, राइट। एक्सक्लूसिवनेस का क्या मतलब है? एक्सक्लूसिवनेस का मतलब है कि जो सवरिन पावर होती है आपकी, स्टेट के पास एक्सक्लूसिव है। तभी हम कहते हैं ना कि स्टेट इज ऑब्सोल्यूट सवरिन, और किसी के पास ये पावर नहीं है। ऑब्सोल्यूटनेस, एक्सक्लूसिवनेस का मतलब है कि स्टेट हैज दिस एक्सक्लूसिव पावर। ऐसा नहीं है कि इस स्टेट में हम, मेरे पास भी सवरिन पावर है, आपके पास भी सवरिन पावर है, नहीं। एक्सक्लूसिवनेस होता है। एक्सक्लूसिवनेस का मतलब है कि हाँ, एक कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी है, इंस्टीट्यूशन है जिसके पास ये सुप्रीम पावर है। तो सवरिन पावर ऑफ द स्टेट इज एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव, नो इंडिविजुअल, no association within या outside of that territory of the state can compete with it। किसी और के पास नहीं होती, किसी इंडिविजुअल के पास, किसी एसोसिएशन के पास नहीं होती है। ओनली वन सवरिन पावर इन अ स्टेट। एक स्टेट में एक ही सुप्रीम पावर रहेगा। ये होता है एक्सक्लूसिवनेस की मीनिंग। तो ये हमने कुछ मेजर एट्रीब्यूट्स को डिस्कस किया, कैरेक्टरिस्टिक को। अब आ जाते, होप सो यू गॉट द आइडिया कि क्या है ये। नेक्स्ट आ जाते हैं हम डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल सॉवरेनिटी एंड लीगल सॉवरेनिटी। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या है, लीगल सॉवरेनिटी क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आपसे पूछ सकता है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। यस, सो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी या लीगल सॉवरेनिटी, तो इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है कि जो क्लासिफिकेशन है सॉवरेनिटी का लीगल एंड पॉलिटिकल सॉवरेनिटी में, इज एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मॉडर्न इनडायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में। जहाँ यहाँ पर पीपल रिप्रेजेंटेटिव या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट चलाने के लिए। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, फॉर एग्जांपल इंडिया में क्या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है ना, हम लोग अपने एमपीज और एमएलएज को इलेक्ट करते हैं, वो हमारे बिहाफ में गवर्नमेंट चलाते हैं या हमारे बिहाफ में हमारे इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं असेंबली में या पार्लियामेंट में, राइट। तो यहाँ पर जो ये मॉडर्न इनडायरेक्ट या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, इस पर ये क्लासिफिकेशन एप्लीकेबल होता है कि लीगल सॉवरेन कोई और है और पॉलिटिकल सॉवरेन कौन कोई और है। तो जो लीगल सॉवरेनिटी होती है वो हमारे इन जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है उनके पास होती है, क्योंकि वो लॉ बना रहे हैं ना पार्लियामेंट में बैठकर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठकर। जबकि जो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो किसके पास है, सिटीजन्स के पास है, वोटर्स के पास है, वो सैंक्शन करते हैं। तो पॉलिटिकल सॉवरेनिटी सैंक्शन करती है लीगल सॉवरेनिटी को, क्योंकि पॉलिटिकल सॉवरेनिटी सिटीजन्स के पास होती है, राइट। सो दिस
people sanction authority of legal sovereignty and therefore actual force behind legal sovereignty। तो legal sovereignty के पीछे actual force कौन होता है? Political sovereignty या peoples, right? So people have ultimate political sovereignty। एक हमने एग्जाम्पल से समझ लिया ना कि ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इंडिया का एग्जाम्पल लिया। हमारे यहाँ जो वोटर्स हैं जैसे हम और आप, उनके पास पॉलिटिकल सवरेनिटी है, हम इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, हम उन्हें लीगल सैंक्शन देते हैं अथॉरिटी का, हम उन्हें सैंक्शन देते हैं, पीपल हम और आप जैसे लोग ही तो उन्हें अथॉरिटी देते हैं ना लीगल सवरेनिटी को इंजॉय करने की। और लीगल सवरेनिटी कौन एंजॉय कर रहा होता है? जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, राइट? तो इंडिया का एग्जांपल देकर आप एमपी और एमएलएज का एग्जांपल देकर इसे एक्सप्लेन कर सकते हो इंट्रोडक्शन में। तो अब दोनों को समझते हैं डिटेल में। सो लीगल सवरेनिटी क्या है? सो लीगल सवरेनिटी का मतलब है अथॉरिटी विद इन अ गवर्नमेंट विच बाय लॉ हैज द पावर टू इशू फाइनल कमांड्स। लीगल सवरेनिटी का मतलब है कि ऐसी सुप्रीम पावर होना, जिस ऐसी फाइनल पावर होना जो फाइनल कमांड को इश्यू कर सके, कोई उस पर क्वेश्चन ना कर सके, राइट? ये हो गया लीगल सवरेन इज ऑब्सोल्यूट होती है एंड इट विल इज इलिमिनेटेड इनडिविजिबल एंड इनएलिएनेबल, राइट? तो यहाँ पर हॉब्स के व्यूज आप देख सकते हो। जैसे हॉब्स ने कहा क्या कहा था? एक ऑब्सोल्यूट सवरेन और अनजस्ट कमांड हो, एक ऑब्सोल्यूट सवरेन उन्होंने स्टैब्लिश किया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में। पॉलिटिकल सवरेनिटी, आप देखते हो जैसे कि मैंने बताया, ऊपर डिस्कस किया हम लोगों ने कि जो लीगल सवरेन है उसके पीछे एक्चुअल फोर्स कौन होते हैं? पीपल्स होते हैं। पीपल सैंक्शन करते हैं लोगों को टू इंजॉय द लीगल सवरेनिटी। हम उन्हें वोट देकर अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं। तो जो पॉलिटिकल सवरेनिटी है ये किसके पास है? पीपल्स के पास है। एंड दिस इज अ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है अपने आप में। इन कंट्रीज जहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट्स हैं जैसे कि इंडिया, पार्लियामेंट may have temporary legal control but they have to derive their authority from the body of electors या voters। तो जो पार्लियामेंट में हमारे रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं वो अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर कहाँ से डिराइव कर रहे हैं? जो वोटर्स हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो पीपल्स हैं, वहाँ से, राइट? तो ये हो गया आपका पॉलिटिकल सवरेनिटी। होप सो यू गॉट द डिफरेंस। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में मेंशन है, आप इसको पढ़ सकते हो अच्छे से पॉइंट वाइज। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आंसर्स को हमेशा ऐसे कुछ इनोवेटिव तरीके से लिखो सेमेस्टर्स के एग्जाम में। अब जैसे लीगल सवरेन पॉलिटिकल सवरेनिटी के बारे में आ गया तो ऊपर हमने ये इंट्रोडक्शन दे दिया, जो हमने ये दिया इंट्रोडक्शन, ये वाला पार्ट, राइट? देखो ध्यान से पढ़ लो इसको, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर इसके नोट्स चाहिए तो भी मुझे बताना। फिर इसके बाद से आपने दो कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब आपने टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस समझा दिए। अगर आपका शॉर्ट आंसर आता है तो आप सीधे टेबुलर फॉर्म में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर टेबुलर फॉर्म में सीधे ये टेबल बना दो डिफरेंस दोनों का अलग अलग, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ट्रस्ट में गाइस। तो लीगल सवरेनिटी और पॉलिटिकल सवरेनिटी का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको? एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। लीगल सवरेन मतलब लॉ मेकिंग अथॉरिटी, पॉलिटिकल सवरेन मतलब बिहाइंड द लीगल सवरेन, राइट? फिर लीगल सवरेन इज वेस्टेड इन वन पर्सन और ग्रुप, जबकि पॉलिटिकल सवरेनिटी इज वेस्टेड ऑन द पीपल्स। लीगल सवरेन इज डेफिनेट, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रिसाइज, नोन टू लॉ, जबकि जो पॉलिटिकल सवरेन है इनडेफिनिट है, अनऑर्गेनाइज्ड है एंड नोन, ये हो गया recognized by lawyers and court, not recognized by lawyer and courts, cannot go against the will of political sovereign, actually the legal sovereign has to bow down before the political sovereign। सही बात है, कल को कोई इलेक्शन होगा, हमने हमारी मर्जी, हमारे पास पॉलिटिकल सवरेनिटी है, हमने किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया, वो जीत गई और उसने गवर्नमेंट बना लिया, सिंपल सा है। तो लीगल sovereign is elected by political sovereign. It is identified with the community and with the mass and public opinion। तो ये हो गए differences आपके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इतना टेबल बना दोगे मोर देन इनफ है शॉर्ट आंसर में।
तो आपको समझ आया कि लीगल सॉवरेनिटी क्या है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी क्या है। नेक्स्ट अब इम्पॉर्टेंट आ जाता है थ्योरीज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब थ्योरीज में आप देखेंगे कि दो तरीके की थ्योरीज आपके सिलेबस में भी मेंशन है, ये मोनिस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक थ्योरी। तो दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी बट स्टिल एक ही वीडियो में आपको जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है यूनिट 3 में वो पूरा कवर हो जाएगा आपका, राइट। से मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी, इसे ऑस्टिन थ्योरी या लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी कहते हैं। तो कभी मान लीजिए मोनिस्टिक थ्योरी आ गया या ऑस्टिन थ्योरी आ गया या लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी आ गया, तो कंफ्यूज मत होना, तीनों का मतलब एक ही होता है। फिर दूसरी है प्लूरलिस्टिक थ्योरी। तो पहले हम समझते हैं जो मोनिस्टिक थ्योरी है आपकी। मोनिस्टिक थ्योरी के और नाम क्या है, ज्यूरिस्टिक, लीगल, ऑस्टिन्स थ्योरी, ये सब एक ही हैं। तो मोनिस्टिक थ्योरी का बेसिक इंट्रोडक्शंस देखते हैं यहाँ पर, फिर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे और इसके बाद क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे। तो मोनिस्टिक थ्योरी या ऑस्टिन थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है, इसको क्लासिकल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी भी बोला जाता है। इसमें सकते हैं जैसे कि बॉर्डिन हो गया आपका या ऑस्टिन हो गया। इसके बाद से इनके बेसिक और भी स्कॉलर्स हैं जिनमें ये चीज़ें मिलती हैं, हेगल हो गया आपका, हॉब्स, रूसो, बेंथम, इस तरीके की चीज़ें ये हैं जिन्होंने लीगल थ्योरी को एडवोकेट किया है। तो मेन हम देंगे नाम किसका, बॉर्डिन का एंड ऑस्टिन का मोनिस्टिक थ्योरी में। तो इन्होंने एम्फेसाइज किया है प्राइमरली ऑन द लीगल कैरेक्टर ऑफ सॉवरेनिटी। तो सॉवरेनिटी का जो लीगल एस्पेक्ट है उस पे ज़्यादा इनका फोकस रहा है। मोनिस्टिक का मतलब है, सिंपल पहले मैं समझा दूं ताकि लेक्चर आसानी से समझ में आया कर। मोनिस्टिक थ्योरी का मतलब ये है कि एक सिंगल अथॉरिटी होगी, एक सिंगल सुप्रीम पावर होगी, इनडिविजिबल है। जो सॉवरेनिटी है वो हम डिवाइड नहीं कर सकते, अनडिवाइडेड है। एक सुप्रीम पावर है सिर्फ जो अनडिस्प्यूटेड कमांड इश्यू कर सकता है, अनडिस्प्यूटेड अथॉरिटी है, ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी है उसके पास। और इस व्यू को सपोर्ट करते हैं जीन बॉर्डिन एंड ऑस्टिन, राइट। तो ये कहते हैं कि जो सॉवरेनिटी है वो क्या है, ऑब्सोल्यूट है, यूनिवर्सल है, इनएलिनेबल है एंड इनडिविजिबल है। इन इनकी थ्योरी का कैरेक्टरिस्टिक यही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, जॉन ऑस्टिन के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देते हैं कि इन्होंने लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस जो 1832 में इन्होंने पब्लिश कराया था, उसमें इन्होंने नेचुरल लॉ को रिजेक्ट किया था। अब नेचुरल लॉ को इन्होंने क्यों रिजेक्ट किया था, कहते हैं कि जो लॉ है ना वो नेचर से हमें नहीं मिला है। ऑस्टिन कहते हैं जो लॉ है ये कमांड है जो हमें सुपीरियर देता है इन्फीरियर को। और ये सुपीरियर कौन हो गया, सवरिन पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, ऑब्सोल्यूट अथॉरिटी जो सवरिन है। तो लॉ क्या है, लॉ आपका कमांड है जो सुपीरियर के द्वारा दिया जाता है अपने इन्फीरियर को। सो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जो ये लॉ होते हैं ये बाइंडिंग होते हैं ऑन द पीपल। क्यों, क्योंकि ये सुपीरियर्स के पास पावर होती है टू इम्पोज द पनिशमेंट ऑन देम। अगर आप नहीं मानेंगे उनके लॉ एंड कमांड को तो वो पनिशमेंट देंगे, तो ये लॉ क्या हो जाते हैं, बाइंडिंग हो जाते हैं। तो जो जॉन ऑस्टिन है उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल लॉ को रिजेक्ट करते हैं और लॉ को उन्होंने डिफाइन किया है एज अ कमांड given by superior to inferior and these law are binding। और जो लोग होते हैं उनकी ड्यूटी होती है टू ओबे द सच कमांड ऑफ द sovereign। नेक्स्ट है कि उन्होंने लॉ को क्लासीफाई किया है दो, उसमें पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। ये बेसिक, अगर मान लीजिए आपका, हाँ, जॉन ऑस्टिन का आता है तो आप इतना ये डिटेल में जाएंगे ये वाला पैराग्राफ। अगर मान लीजिए मोनेस्टी कहा जाएगा तो आपको इतना डिटेल में जॉन ऑस्टिन के नहीं जा सकते हैं, सिंपल सा करके उसको कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवर करूंगी ताकि आपका छूटे ना। तो समझ आया कि जॉन ऑस्टिन ने जो नेचुरल लॉ को रिजेक्ट किया है और उन्होंने लॉ को क्या कैसे डिफाइन किया है, कमांड ऑफ द सुपीरियर। और ये कमांड क्या होंगे, बाइंडिंग होंगे। फिर लॉ को दो कैटेगरी में बांटा है, पॉजिटिव लॉ एंड पॉजिटिव मोरालिटी। पॉजिटिव लॉ में वो कहते हैं क्या क्या चीजें आती हैं, फोर एलिमेंट्स,
कमांड, सैंक्शंस, ड्यूटी एंड सॉवरेनिटी। ये आते हैं चार आपके पॉजिटिव लॉ में। जबकि जो पॉजिटिव मोरालिटी है ये क्या है, रूल्स, कस्टम, रूल्स ऑफ क्लब, लॉ, फैशन, ऑनर, या आप कह सकते हो इंटरनेशनल लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये सब कहाँ आएंगे आपके पॉजिटिव मोरालिटी में। तो पॉजिटिव लॉ के चार एलिमेंट है, कमांड, सैंक्शन, ड्यूटी एंड सॉवरेनिटी। पॉजिटिव मोरालिटी में क्या क्या चीजें आती हैं, ये चीजें आती हैं, तो आपको ये अलग अलग मेंशन भी करना होगा जब भी। सो जॉन ऑस्टिन जो अपनी थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ये अगर आप ये स्टेटमेंट रट सकते हैं और इसको एज इट इज लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड। समझने की कोशिश करते हैं। जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि इफ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट ऑफ ओबीडियंस टू अ लाइक सुपीरियर रिसीव्स to a like superior receives habitual obedience from the bulk of given society, that superior is sovereign, and that society including the superior is a society political and independent. ऑस्टिन का मतलब ये है कि जो सवरिन होता है वो डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर होता है। डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर का उनका मतलब ये है कि ऑब्सोल्यूट सब सुप्रीम पावर होती है उसके पास। जो सुपीरियर है वो आपके पास, जो सुपीरियर है जिसके पास सवरिन पावर है वो सुप्रीम पावर होती है उसके पास में, ऑब्सोल्यूट पावर होती है। और जो लोग होते हैं उस सुपीरियर को हैबिचुअल ओबीडियंस देते हैं, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि जो सुपीरियर के लॉ होंगे वो बाइंडिंग होंगे, बाइंडिंग कमांड्स होंगे। तो इसके बाद से अब ये सब चीजें हर एक पॉलिटिकल सोसाइटी में लागू होती हैं। हर एक पॉलिटिकल सोसाइटी, इंडिपेंडेंट सोसाइटी में एक सुपीरियर होता है जो सवरिन होता है और उस सोसाइटी में अपने फाइनल कमांड्स को इशू करता है। सिंपल सा मीनिंग ये है। तो जब आप जॉन ऑस्टिन की थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी लिखेंगे तो ये सारे टर्म्स आने चाहिए गाइस। ज़्यादातर कॉपीज आप इवेलुएट करें, आप देखेंगे ये सारे टर्म्स मिलते ही नहीं हैं। तो इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं ये आने चाहिए। तो होप सो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग आई आपको जॉन ऑस्टिन के बारे में। अब मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। सो व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ द जॉन ऑस्टिन थ्योरी या मोनेस्टिक थ्योरी क्या है। अब ऐसे ही आपको पॉइंट वाइज आपको भी लिखना है। So in every independent society, in every independent political community, there are some persons या body of persons जो exercise करते हैं sovereign power को, और इन्हीं जो some person या body है इसी को जो ऑस्टिन है वो कहते हैं डिटर्मिनेट बॉडी या डिटर्मिनेट बॉडी ऑफ पर्सन्स। तो सवरिन जो है जिसके पास सुप्रीम पावर है इज अ डिटर्मिनेट बॉडी एंड बॉडी ऑफ सवरिन। दिस डिटर्मिनेट अथॉरिटी इज अ सोर्स ऑफ द सुप्रीम एंड ही एक्सरसाइजेज इट, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि विल ऑफ द डिटर्मिनेट ह्यूमन, जो विल जो सुपीरियर पर्सन है आपका, जो सवरिन पर्सन है उसकी जो विल है वो सुप्रीम होती है एंड इट इज नॉट सब्जेक्ट टू एनी काइंड ऑफ कंट्रोल। और उस पर किसी जो डिटर्मिनेट ह्यूमन पर्सन है या जो सवरिन पर्सन है सोसाइटी में उसकी विल पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो एब्सोल्यूट सवरिन है, उसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। उसका विल, उसकी कमांड, उसके रूल्स ही फाइनल हैं। ये सिंपल सा मीनिंग है। तो द सवरिन मस्ट रिसीव हैबिचुअल ओबीडियंस। तो जो पॉलिटिकल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं उनका हैबिचुअल ओबीडियंस मिलता है उस सवरिन को, राइट। एंड ओबीडियंस मस्ट बी मैटर ऑफ हैबिट नॉट मोर द ओकेजनल। और ये जो ओबे करते हैं हम सवरिन पावर को, ये हैबिचुअल होना चाहिए, हैबिट होना चाहिए, नॉट कि हम कभी कर लिया कभी नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। द कमांड ऑफ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर इज द एसेंस ऑफ लॉ। तो लॉ क्या है आपका, कमांड होता है किसका, वो दैट डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर का मतलब है जो सुप्रीम सवरिन है, सुप्रीम पावर है सोसाइटी में या पॉलिटिकल कम्युनिटी में या स्टेट में, राइट। तो डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर का मतलब है ऑब्सोल्यूट सवरिन। Sovereign power is indivisible and division of society is its destruction. Sovereignty is destruction. तो ये हो गए आपके मेन पॉइंट।
आप इसका चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें या बार बार इसको रिवाइज करें, और इतने पॉइंट्स तो आपको मेंशन ही करना है, चाहे मोनिस्टिक थ्योरी लिख रहे हो या ऑस्टिन थ्योरी लिख रहे होंगे। नेक्स्ट चलते हैं क्रिटिकल इवैल्यूएशन में। तो अब हम इस थ्योरी को क्रिटिसाइज भी करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो इस ऑस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू से सहमत नहीं होंगे। तो क्रिटिसिज्म में क्या लिखेंगे कि जो मोनिस्टिक थ्योरी है वो क्रिटिसाइज इसलिए किया जाता है क्योंकि सवरेन इज ऑब्सोल्यूट। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, सवरेन को हम ऑब्सोल्यूट कैसे रख सकते हैं, सवरेन पे कोई लिमिटेशन ही नहीं रखेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि जो सवरेन अथॉरिटी है वो रेस्ट्रेन्ड बोथ बाय इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल लिमिटेशन। ऐसा नहीं है कि जो सवरेन या सुप्रीम बॉडी है या डिटर्मिनेट सुप्रीम है वो कुछ भी कमांड करेगी, कुछ भी डिसीजन लेगी, उस पर कुछ तो रीजनल रिस्ट्रिक्शंस होंगे ना, कुछ तो रीजनेबल लिमिटेशंस होंगी ना। कॉन्स्टिट्यूशन लगाए चाहे वो कोई जुडिशरी लगाए, बट कुछ तो होगा ना। तो इस ये कहते हैं कि नहीं, इस बेसिस पे क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरा है कि ऑस्टिन हैज डिफाइंड लॉ एज द कमांड ऑफ पॉलिटिकल सुपीरियर। बट जो क्रिटिक है वो कहते हैं कि जो लॉ है आर नॉट नेसेसरी इन द नेचर ऑफ कमांड्स एंड ऑल कमांड्स कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज लॉ। जॉन ऑस्टिन कहता है कि लॉ क्या है, कमांड ऑफ द सुपीरियर, बट क्रिटिक्स कहते हैं कि हम सुपीरियर के हर कमांड को लॉ नहीं कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिया जाता है राइट टू वोट का। जैसे राइट टू वोट क्या है, ये एक लॉ है, ठीक है, लॉ दैट गिव्स पीपल्स द राइट टू वोट, बट ये कमांड नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं और आप हैं, क्या कोई हमें फोर्स कर सकता है राइट टू वोट करने के लिए? हम वोट देने गए, हमारी मर्जी या ना जाए, बट आइडियली माना जाता है कि पॉलिटिकल प्रोसेस में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें वोट देना चाहिए। बट स्टिल अगर आप नहीं जाते हैं कोई भी सरकमस्टेंसेस के कारण, तो क्या आपको कोई पनिश कर सकता है इस चीज के लिए? नहीं कर सकता ना। तो वही एग्जाम्पल देकर क्रिटिक्स यहाँ पर ऑस्टिन की थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हैं, राइट। तो आप ऐसे ही एग्जाम्पल्स देकर अपने आंसर्स को और अच्छा बनाइएगा। ओके, नेक्स्ट, द मोनिस्टिक थ्योरी डिफाइंस सवरेनिटी एज ए इंडिविजिबल। बट बहुत सारे जो आपके क्रिटिक्स हैं वो इससे सहमत नहीं है कि जो सवरेन पावर है या सवरेनिटी है वो इंडिविजिबल है। फॉर एग्जांपल प्लूरलिस्टिक, जैसे कि वो कहते हैं कि जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं वहाँ पर डिवीजन ऑफ फंक्शंस देखने को मिलता है वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट के बीच में, और ये डिवीजन ऑफ फंक्शंस किया जाता है एफिशिएंसी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन को इंश्योर करने के लिए। तो जब डिवीजन ऑफ फंक्शन है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और या लॉ बनाने का जो पावर है ये सब भी तो डिवाइडेड होगी ना। तो कैसे सवरेनिटी इंडिविजिबल है, ये क्रिटिसाइज करते हैं इसको इस तरीके से। नेक्स्ट है कि ऑस्टिन इज ऑफ द व्यू दैट sovereign इज द सुप्रीम लॉ मेकर, whatever he commands become law, but all law do not enumerate into determinate superior, there are some customary law। critics कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि जो sovereign पावर या डिटर्मिनेट पर्सन जो कमांड देगा वही लॉ बनेगा। बहुत सारे कस्टमरी लॉ भी होते हैं जो सवरिन के कमांड से नहीं आते, बट कि लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड से हम इन्हें प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिविलाइजेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम कस्टम्स को प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वो हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि वेडिंग रिचुअल्स हो गए या अदर रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स हैं, तो क्या वो सवरिन ने कमांड करा है तब लॉ बना है? नो, ये कस्टमरी लॉ हैं जो हम प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कई सालों से, कई वर्षों से, राइट। तो ये इस बेसिस पे इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक प्लूरलिस्ट क्रिटिसाइज करेंगे जो मोनिस्टिक थ्योरी को है या ऑस्टिन को है। ये कहते हैं कि सोसाइटी में बहुत सारे एसोसिएशंस होते हैं और स्टेट इनमें से एक एसोसिएशंस है। तो जब वेरियस एसोसिएशंस हैं उनके बीच में फंक्शन भी डिवाइडेड है, उनकी एक अपनी अकाउंटेबिलिटी है, अपने ज्यूरिडिक्शन है टू इशू टू मेक द लॉ। तो प्लूरलिस्ट इस बेसिस पे क्रिटिसाइज करते हैं जॉन ऑस्टिन को। नेक्स्ट है कि it is not only impossible to exercise unlimited power but it is also undesirable। critics कहते हैं कि जो अनलिमिटेड पावर या ऑब्सोल्यूट पावर होना एक पर्सन में या डिटर्मिनेट ग्रुप ऑफ पर्सन्स में, ये अनडिजायरेबल है एंड इम्पॉसिबल भी है एट द सेम टाइम, ये कहते हैं क्रिटिक्स।
फिर दिस थ्योरी डज नॉट स्टैंड एट द टेस्ट ऑफ प्रैक्टिकल रियलिटी। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि जो जॉन ऑस्टिन की थ्योरी है या मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये हमने 7 पॉइंट्स डिस्कस किए किस पे, क्रिटिसिज्म में। तो ये हो गया हमारा क्रिटिकल इवैल्यूएशन। तो अब आप कंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में आपको लास्ट में एक दूंगी जो आप हर जगह लिख सकते हो। कंक्लूड इसको कैसे करोगे कि दो बहुत सारे शॉर्ट कमिंग्स हैं, क्रिटिसिज्म हुए हैं मोनिस्टिक थ्योरी के, बट इस ऑस्टिन का, बट इन्होंने बहुत अपना बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है पॉलिटिकल फिलोसफी में, पॉलिटिकल थ्योरी में, सॉरी, पॉलिटिकल थ्योरी में एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था सॉवरेनिटी को लेकर। ऐसे करके आप इसे कंक्लूड कर दोगे एक बैलेंस्ड आंसर में। नेक्स्ट आते हैं। तो होप सो आपको मोनिस्टिक थ्योरी समझ आई, इसका क्रिटिसिज्म समझ आया। इज देयर एनी डाउट? अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में बताना। मुझे नहीं लगता कि अभी आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। मैंने पॉइंट वाइज में मेन कैरेक्टरिस्टिक भी बता दिए आपको, इसके बाद से क्रिटिसिज्म भी बता दिया। जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं ना तो हमें अपने कॉन्सेप्ट की और क्लैरिटी आती है गाइस। अब नेक्स्ट चलते हैं आपका प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी पे। सो प्लूरलिस्टिक थ्योरी का मतलब, जैसे मोनिस्टिक का क्या था, एक सिंगल सुप्रीम ऑब्सोल्यूट सवरिन था। प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी का है कि सोसाइटी में या पॉलिटिकल कम्युनिटी में कई सारे ग्रुप्स होते हैं। प्लूरल से आपको ध्यान रखना है, प्लूरल का मतलब है कि कई सारे ग्रुप्स होते हैं, एसोसिएशंस होते हैं पॉलिटिकल कम्युनिटी में, जो वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग के लिए काम कर रहे होते हैं, राइट। अब ये प्लूरलिस्ट कहते हैं कि जो मोनिस्ट हैं, दे उन्होंने नॉन पॉलिटिकल एसोसिएशन को ड्यू इम्पोर्टेंस नहीं दी है, उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं किया है। ये इंट्रोडक्शन है, राइट। तो प्लूरलिस्ट बिलीव दैट कि जो अदर एसोसिएशंस हैं, अदर एसोसिएशन मतलब स्टेट के अलावा भी एसोसिएशंस एग्जिस्ट करते हैं सोसाइटी में, पॉलिटिकल कम्युनिटी में, ये भी इंडिपेंडेंटली काम कर रहे होते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टास्क को परस्यू कर रहे होते हैं। तो देखेंगे कि हाँ, जो प्लूरलिस्ट हैं ये आर्ग्यू करते हैं कि स्टेट हो सकता है कि पावरफुल एंड डोमिनेंट इंस्टीट्यूशन हो पॉलिटिकल कम्युनिटी का, बट इट इज नॉट द ओनली इंस्टीट्यूशन, देयर आर लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड एसोसिएशन इन द सोसाइटी। तो जो स्टेट है आपका केवल वन ऑफ द एसोसिएशंस है, सोसाइटी में और भी बहुत सारे हैं। अब जो प्लूरलिस्ट आइडिया है या थ्योरी है, ये व्यूज हमें जॉन लॉक या मॉन्टेस्क्यू की थ्योरीज में इनके आइडियाज या रूट्स मिलते हैं। दो की प्लूरलिस्ट थ्योरी इन लोगों ने नहीं दी है, बट इनके रूट्स वहां पर मिलते हैं जॉन लॉक की थ्योरीज में, मॉन्टेस्क्यू, जैसे कि ऊपर हमने बॉर्डिन एंड जो ऑस्टिन पढ़ा, तो उसी तरीके से जैसे जॉन लॉक हो गया, मॉन्टेस्क्यू हो गया, जेम्स मैडिसन हो गया, इनके थॉट्स पे हमें प्लूरलिस्ट थॉट मिलते हैं, प्लूरलिस्ट थ्योरी के रूट्स मिलते हैं सॉवरेनिटी के। तो इनका मानना है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है और में जो गवर्नमेंट है वो कई सारे ग्रुप में डिवाइडेड है। जैसे कि वहां पर क्या काम करता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो गवर्नमेंट के तीन इंपॉर्टेंट आर्गन्स है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, उनके बीच में सेपरेशन ऑफ पावर है। हर सेपरेशन, ये मॉन्टेस्क्यू का विचार है सेपरेशन ऑफ पावर, जिसमें जो तीनों ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है वो अपने अपने जुरिडिक्शन में काम कर रही हैं, सेपरेशन ऑफ द पावर। तो यहीं पर तीन ऑर्गेनाइजेशन हो गए, तीन एसोसिएशन हो गए, राइट। तो एक ऑब्सोल्यूट सॉवरेन कैसे हो सकता है, प्लूरलिस्ट ये बोलते हैं। तो जैसे कि सेपरेशन ऑफ पावर, बाई कैमरलिज्म, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा, ये होता है बाई कैमरलिज्म। फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में आपका जो पावर होती है वो डिवाइडेड होती है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बिटवीन द सेंटर्स एंड द अदर रीजनल पॉलिटिकल यूनिट्स, जिन्हें हम स्टेट कहते हैं या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कहते हैं या रीजनल गवर्नमेंट्स कहते हैं। तो इस तरीके की जब कॉन्सेप्ट पॉलिटिकल सिस्टम में लागू हैं, फंक्शन कर रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि एक ही सुप्रीम पावर होगा। जैसे मान लीजिए फेडरलिज्म है, तो फेडरलिज्म में हम क्या बात करते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं ना, कि जहाँ पर सेंटर और जो स्टेट्स हैं, फॉर एग्जांपल इंडिया में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं। तो जो यूनियन स्टेट है, जो सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है।
तो अगर मान लीजिए सुप्रीम पावर सेंटर में हो तो क्या फेडरलिज्म एग्जिस्ट करेगा? नहीं करेगा। इसी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर है, तो हम नहीं कह सकते ना कि एग्जीक्यूटिव के पास सुप्रीम पावर है, या एग्जीक्यूटिव सवरीन है, या जुडिशरी सवरीन है, या पार्लियामेंट सवरीन है, नो ना। तो इस तरीके की भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं पॉलिटिकल सोसाइटी में। इन्हीं के बेसिस पे आपका जो प्लूरलिस्ट है वो प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। तो ये हो गया आपका बेसिक इंट्रोडक्शन। समझ आया आपको कि कॉन्टेक्स्ट क्या है प्लूरलिस्ट थ्योरी का? तो ये सब चीजें आपको मेंशन करना है अपने आंसर में। सो हाँ, प्लूरलिस्ट थ्योरी एम्फेसाइज द सोशियोलॉजिकल कैरेक्टर, जबकि मोनेस्टिक थ्योरी किस उस पे कर रहा था? लीगल एस्पेक्ट ऑफ द सवरेनिटी पे, लॉ पे फोकस कर रहे थे। जबकि प्लूरलिस्ट थ्योरी है एम्फेसाइज करती है सोशियोलॉजिकल कैरेक्टर पे। अब मेन एजम्पशंस, इनके मेन पॉइंट्स देखते हैं कि ऑल सिटीजन बिलोंग टू द ग्रुप एंड मेनी विल हैव द मल्टीपल ग्रुप मेंबरशिप। तो इनका पहला एसम्पशन ये है कि जो सिटीजन्स हैं वो ग्रुप से बिलोंग करते हैं, और एक सोसाइटी में मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं, और मल्टीपल ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं। कल्चरल ग्रुप हो गया, सोशल ग्रुप हो गया, इकोनॉमिक ग्रुप हो गया। There is a rough equality among the groups, right? No group enjoy dominant position. हर एक ग्रुप की अपनी अहमियत है, अपनी इम्पोर्टेंस है। कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप डोमिनेंट नहीं कर रहा है। तो हर एक ग्रुप की अपनी इंटरनल रिस्पॉन्सिवनेस है, अकाउंटेबल है उन मेंबर्स के प्रति। स्टेट क्या है? न्यूट्रल है एमंग दीज ग्रुप। Government machine is sufficiently fragmented and offer groups number of access point. जो ये ग्रुप है इनके अपने कॉम्पिटेटिंग इंटरेस्ट हैं। कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट जो है आपके, अब स्टेट का काम क्या है? इन इन जो जो आपके वेरिएंट इंटरेस्ट हैं, जो इंटरेस्ट पे वेरिएशन है उस पर कंसेंसस करना, और एक कॉमन गुड के लिए काम करना। ठीक, तो अब ये इनके बेसिक एजम्पशंस हैं। इन एजम्पशन के आधार पर ही ये अपनी प्लूरलिस्ट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। ये सोसाइटी या ग्रुप या पॉलिटिकल कम्युनिटी या स्टेट को इस तरीके से देखते हैं। तो अब ये अपने पॉइंट देते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी के। तो पहला क्या है कि प्लूरलिस्ट कहते हैं कि ओवर कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन द वन हैंड ऑफ द स्टेट, ये इस चीज को डिनाई करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। ये कहते हैं ये हार्मफुल है। फिर they want a state in which power is distributed among the different groups and associations. ये कहते हैं जो सुप्रीम पावर है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है among the different groups and associations. Absolute sovereignty undermines the autonomous associations. तो ये कहते हैं कि अगर आप ऑब्सोल्यूट सोवरेनिटी रखेंगे तो ये ऑटोनॉमस एसोसिएशंस नहीं होने देगा। ऑटोनॉमस एसोसिएशन का मतलब ये है कि आप अपने लेवल पे डिसीजन ले पाएँ। फॉर एग्जांपल, जैसे इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस लाया गया, तो पंचायती राज जो राज इंस्टीट्यूशन है उनको डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी के तहत लाया गया। अब वो अपने लेवल पे कई सारे डिसीजंस ले लेते हैं जो लोकल इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। तो अगर ऑब्सोल्यूट सोवरेनिटी होगी, सारी पावर सेंटर के पास होगी, तो क्या वो डिसीजंस ले पाएंगे? नहीं ले पाएंगे। तो प्लूरलिस्ट यही कहते हैं कि ऑब्सोल्यूट पावर जो है वो ऑटोनॉमस एसोसिएशंस के लिए गुड नहीं है। स्टेट क्या है? एमलगम ऑफ द एजेंसीज है एंड पर्सन विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑफ डिसीजन। एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में बहुत सारे पर्सन्स हैं, हर पर्सन के अपने इंटरेस्ट हैं, तो स्टेट का काम है उन सारे इंटरेस्ट को क्या करना? रिकॉन्साइल करना, राइट? और उसके बेसिस पे डिसीजंस लेना। सो इट इज टायरेनिकल टू ट्रीट स्टेट एज द ओनली सोर्स ऑफ। तो ये तो टायरनी बन जाएगी ना अगर हम स्टेट को ओनली सोर्स मानने लग जाएं पावर का, एब्सोल्यूट सॉवरेन मानने लग जाएं, तो अदर जो एसोसिएशंस हैं उनकी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहेगी, उनकी तो एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगी, राइट? उनकी ऑटोनॉमी नहीं रहेगी। तो ये सारे इनके अपने पॉइंट्स हैं अ प्लूरलिस्ट थ्योरी को लेकर। ये भी आपको ये सारे ऐसे मेंशन करना है, राइट? समझ आया प्लूरलिस्ट थ्योरी क्या है? प्लूरलिस्ट थ्योरी बेसिकली मोनिस्टिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए ही अपने पॉइंट्स देती है। तो आपको भी ऐसी कंपैरेटिव स्टडी करते हुए मोनिस्टिक थ्योरी को क्रिटिसाइज करते हुए ही प्लूरलिस्ट थ्योरी के पॉइंट्स देने हैं। क्रिटिकल इवेल्युएशन, अब बहुत सारे स्कॉलर्स हैं जो प्लूरलिस्ट व्यू को भी क्रिटिसाइज करते हैं।
वो क्रिटिसिजम्स क्या हैं? तो पहला तो ये है कि इट इज सेड दैट द लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ थ्योरी ऑफ प्लूरलिज्म इज एनार्चिज्म, मतलब स्टेट, लोग कहते हैं कि जो प्लूरलिस्ट थ्योरी वाले हैं ये स्टेट के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। एनार्की का मतलब क्या होता है? एनार्की का मतलब होता है जो स्टेट के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। तो बहुत सारे क्रिटिक्स हैं वो इन पर ब्लेम लगाते हैं कि ये एनार्किस्ट हैं। अनार्किस्ट है मतलब ये स्टेट के एग्जिस्टेंस को डिनाई करना चाहते हैं। The pluralists forget that the state is unifying force which cannot be challenged by others. In order to avoid social conflict, unified power must be given to the state. क्रिटिक्स कहते हैं कि प्लूरलिस्ट जब ये कह रहे हैं कि स्टेट यूनिफाइड पावर है, मल्टीपल इंटरेस्ट को इंडिविजुअल के रिकॉन्साइल कर रहा है, तो वो ये भूल जाते हैं कि जब हम स्टेट को यूनिफाइड पावर नहीं देंगे, ऑब्सोल्यूट पावर नहीं देंगे, तो स्टेट रिकॉन्साइल कैसे कर पाएगा? क्रिटिक्स ये कहते हैं। क्रिटिक्स क्या कहते हैं कि अगर आप स्टेट को ऑब्सोल्यूट पावर नहीं दोगे तो जो कॉम्पिटिटिंग इंटरेस्ट है, मल्टीपल इंटरेस्ट है, उसको कैसे रिकॉन्साइल कर पाएगा स्टेट? राइट। तो इस बेसिस पे अगर हमें रिकॉन्साइल करना ये वेरियस इंटरेस्ट को, तो हमें उसको स्टेट को ऑब्सोल्यूट पावर देनी ही पड़ेगी। तो इस बेसिस पे क्रिटिसाइज किया इन्होंने। तीसरा है कि प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ स्टेट implies superiority of the interest of the dominant group over these the vulnerable group and section। तो क्रिटिक्स कहते हैं कि जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है ना, ये भी कोई बहुत क्लियर नहीं है अपने आप में, ये भी क्या करते हैं, मेजोरिटी को प्रमोट कर रहे हैं, सुपीरियोरिटी ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं ऑन द कॉस्ट ऑफ वल्नरेबल ग्रुप। This theory equate power of the state with other association, put them in the same category. But the reality is that the interest of association that more power is vested in the state। ये कहते हैं कि स्टेट को, प्लूरलिस्ट ने क्या किया, स्टेट को दूसरे एसोसिएशंस या ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में रख दिया, बराबर में रख दिया, जबकि ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी तो ये है कि स्टेट सुपीरियर है इन सब सारे एसोसिएशंस से। फिर डिवीजन ऑफ सवरैनिटी, क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर हमने सवरैनिटी को डिवाइड कर दिया तो ये अपने आप में क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ सवरैनिटी, मतलब हम सवरैनिटी को ही हमने डिस्ट्रक्शन कर दिया, हमने एलिमिनेट कर दिया, जो कि गलत है, जो पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया क्रिटिकल इवेल्युएशन ऑफ द सवरैनिटी। गॉट द आइडिया गाइस? एनी कंफ्यूजन क्रिटिक्स में? अब एक और आता है कि सवरैनिटी एंड ग्लोबलाइजेशन, ये रेलेवेंस में आप दिखा सकते हो। हालांकि आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है ये, तो आई विल नॉट गो इन द डिटेल कि क्या है, बट स्टिल ग्लोबलाइजेशन से अगर आप इसे रिलेट करके बताओगे रेलेवेंस, तो बहुत अच्छा रहेगा। बट स्टिल इट्स नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, तो अभी आपके एग्ज़ाम बहुत पास में है, तो इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जाने देते हैं इसे। हमारा मेन है कि हम मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस को कवर कर लें, ताकि आपके सेमेस्टर्स में आप अच्छा परफॉर्म कर पाओ। सिलेबस को कवर करना हमारी पहली जिम्मेदारी है, सो इट्स अवर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कवर द सिलेबस फर्स्ट। तो ये सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम कभी बाद में समझ लेंगे अगर आपकी डिमांड होगी तो। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, होप सो यू लाइक माई कंटेंट टुडे, और आपको सवरैनिटी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर देती हूँ कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ सवरैनिटी के तहत हमने सवरैनिटी का इंट्रोडक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट देखा। फिर हमने देखा था लीगल सवरैनिटी और पॉलिटिकल सवरैनिटी में क्या डिफरेंस है। फिर हमने वेरियस एट्रीब्यूट्स देखे हैं, जो मैं एक बार और से आपको स्लाइड शो कर दूँ। एट्रीब्यूट्स ऑफ द सवरैनिटी, जिसमें हमने ये 9 हमारे कैरेक्टरिस्टिक हैं गवर्नर के अकॉर्डिंग। तो ये आप 1 बाई 1 ऐसे याद करके जाना और इनको पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करना। आपको सिर्फ इतना ही लिख के नहीं चले आना है, इनको एक्सप्लेन भी करना है, और हमने ये अपने लेक्चर में समझ भी लिया है। नेक्स्ट हमने समझा मोनिस्टिक थ्योरी या ऑस्टिन की थ्योरी क्या है सवरैनिटी की, और थ्योरी, दोनों के हमने क्रिटिसिज्म को भी देखा है। राइट। तो अभी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है मोर देन इनफ है आपके बीए सेमेस्टर्स के लिए या बीएलएलबी के स्टूडेंट्स के लिए। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताना, आई विल बी हैप्पी टू क्लियर ऑल दीज डाउट्स। और हाँ, कोई और इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको चाहिए वीडियो तो वो भी मुझे बताना।
मेरा मेन एम एंड ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके पहले पहले मैं आपका सिलेबस कवर करा दूँ। तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं मेरे वीडियो में, तो you are such a great student, and yes, thanks a lot. And I would like to request you कि please like, share and subscribe my channel and share it with your friends guys, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इस तरीके के कंटेंट क्रिएट करने में, वीडियो बनाने में, आपके लिए नोट्स प्रिपेयर करने में, फिर उसे एक्सप्लेन करने में। तो अगर आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा तो ये मुझे मोटिवेट करेगा इस तरीके के कंटेंट क्रिएट करने के लिए, और मैं आपका सिलेबस ज़रूर कवर कराऊंगी, ये मेरी मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट। सो बस मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, इसके लिए आप इसको शेयर ज़रूर करना जितना पॉसिबल हो अपने ग्रुप में। सो अगर मुझे भी मतलब जितने ज़्यादा लोग होंगे मेरे इस यूट्यूब फैमिली में, उतना अच्छा रहेगा, मुझे सपोर्ट मिलेगा अपनी यूट्यूब फैमिली का। तो आप जितने लोग भी इसे देख रहे हैं, आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली के मेंबर्स हैं, एंड थैंक्स फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ माय यूट्यूब फैमिली। थैंक्स अ लॉट गाइस, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपने सेमेस्टर्स पे अच्छा एक स्कोर करो। और कुछ बेसिक बेसिक से टिप्स हैं जो यही हैं जो बीच बीच में मैं बताती रहती हूँ आपको, कि आप अपने आंसर्स को कैसे इनोवेटिव लिखो। जैसे कि मैंने बताया ना कि जैसे लीगल सवरेनिटी एंड पॉलिटिकल सवरेनिटी में आ जाएगा, तो आप उसको कैसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। फिर ये डेफिनेशंस आपको देनी है, तो राइट, ये सब चीज़ें पॉइंट वाइज आपको लिखना है, टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ये सब इनोवेटिव तरीके होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप अडॉप्ट कर लो, इनको हैबिट बना लो, और आपके मार्क्स बूस्ट करेंगे फॉर श्योर गाइस। और मुझे कमेंट में बताना अगर मेरे लेक्चर से आपको हेल्प मिली है और अच्छे मार्क्स गेन किए हैं, भूलना मत मेरे साथ शेयर करना, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड यस, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।